हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस के लास्ट चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, यानी वायु तथा जल के प्रदूषण के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जिसमें साइंस के सभी चैप्टर्स की मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ करवाई और उन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो करवाई। और आज ये दोस्तों हमारा लास्ट चैप्टर है और हमारा ये जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सभी वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 8th क्लास के लेवल पर होने वाले किसी भी कम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सीएचएस, आरएमएस, आरआईएमसी, या कोई जैसे एनएमएमएस का एग्जाम होता है दोस्तों, एक श्रेष्ठा का एग्जाम होता है, ठीक है, कहीं अतुल महेश्वरी, बहुत सारे और भी स्कूल्स हैं दोस्तों जिनका एग्जाम होता है 8th लेवल पे। तो उन सभी के लिए दोस्तों ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज की वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक भी दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लास्ट वीडियो है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी हमारे चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेगी। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और आपको पता है क्या करना है। आज के दोस्तों इस चैप्टर के 18 क्वेश्चन हैं, तो 1 से लेके 18 तक काउंटिंग लिख लीजिए और फिर हर क्वेश्चन का पहले खुद आंसर देना है, फिर चेक करना है कि वो आपका सही है गलत है, और लास्ट में मुझे स्कोर भी बताना है आपने कि 80 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। हमारे जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज, कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी है हमारी लाइफ में? जल यानी वाटर, एयर यानी ऑक्सीजन आप कह सकते हो, या फिर कपड़ा, या ए और बी दोनों, ये यानी कि जल और वायु, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे लिए, वो ऑक्सीजन और जल दोनों हैं। इन दोनों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है ना? कपड़ा तो दोस्तों पहले जैसे आदिवासी रहते थे तो कपड़ा नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो जीवित रहते थे। तो जल और वायु दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी, ए और बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन आवर एयर इज। आयतन के अनुसार हमारी वायु में नाइट्रोजन की मात्रा आपको बतानी है, कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 21%, 78%, 92% और 3%। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हवा है उसमें नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और वो भी कितनी पाई जाती है दोस्तों? 78% पाई जाती है। आप लोगों को पता होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द परसेंटेज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर इज। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? दोस्तों, 78% क्या है? हमारी नाइट्रोजन है। अब आपको बताना है ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है वायुमंडल में? 0.03%, 3%, 2.1% या 21%? तो दोस्तों, ऑक्सीजन है जो वो कितनी पाई जाती है? 21% पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु में पाई जाती है, फाउंड इन एयर, एक यानी कि हवा में क्या क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, मीथेन और वाटर वेपर पाए जाते हैं, या ये सभी पाए जाते हैं? तो आपको पता है दोस्तों, इजी सा क्वेश्चन है, ये सभी वायु में पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, यानी बहुत सारी गैसों से मिलकर ही हवा बनती है, वायुमंडल बनता है। तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण नहीं है, डैश इज और डैश आर नॉट ए नेचुरल कोज ऑफ एयर पोल्यूशन। निम्न में से कौन से नेचुरल कोज नहीं है किसके? एयर पोल्यूशन के, यानी वायु प्रदूषण के। वाहनों से निकली अपशिष्ट गैसें, ये दोस्तों नेचुरल नहीं है, ठीक है ना? ज्वालामुखी का फटना नेचुरल है, दावानल नेचुरल है, आंधी नेचुरल है। ये तीनों दोस्तों नेचुरल कोज हैं वायु प्रदूषण के। लेकिन वाहनों से निकलने वाली अपशिष्ट गैसें, वाहन तो दोस्तों मनुष्य ने बनाए हैं और वही उनको चलाते हैं, तो नेचुरल नहीं है। तो ऑप्शन ए, वाहनों से निकली अपशिष्ट गैसों के कारण जो वायु प्रदूषण होता है, वो दोस्तों प्राकृतिक कारण में नहीं आता। बाकी तीनों प्राकृतिक कारण है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वायु प्रदूषण के मानवीय क्रियाकलापों पर आधारित स्रोत हैं। वट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है, वो कौन कौन से स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, वो आपको बताने हैं। पहला है इंडस्ट्री बिजनेसेस, उद्योग धंधे। दूसरा है ऑटोमेटिक व्हीकल एग्जॉस्टर, स्वचालित वाहन निर्वातक। तीसरा है फायरवुड यानी जलावन लकड़ी। चौथा है ऑल ऑफ दिस।
तो दोस्तों ये जितने भी लिखे हैं उद्योग धंधे, स्वचालित वाहन निर्वातक, जलावन लकड़ी, ये सभी दोस्तों मानवीय क्रियाकलापों पर आधारित स्रोत हैं वायु प्रदूषण के। आग जलाओगे, लकड़ी जलाओगे, मानव ही जलाता है, उससे प्रदूषण होता है। उद्योग बिजनेस जो लगे हुए हैं, धंधे लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उससे प्रदूषण होता है। ठीक है, वाहन चलाते हैं वो भी मनुष्य ही चलाता है। तो जितने भी दोस्तों ये तीनों के तीन के हैं मानवीय क्रियाकलापों पर आधारित सोर्सेज हैं वायु प्रदूषण के, तो उपरोक्त सभी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 पहले भी आ चुका है। कौन सा घटक रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को कम कर देता है? विच कंपोनेंट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड? ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, कौन सा घटक है वो आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या मीथेन? तो इनमें से कौन सा रुधिर यानी दोस्तों खून, ब्लड में ऑक्सीजन वाहक क्षमता, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों वो कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। बहुत ही जहरीली गैस होती है, दम घोटू गैस इसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी होगी। ठीक है ना, घर में अंगीठी वगैरह नहीं जलानी चाहिए। ठीक है ना, जब कार्बन का अपूर्ण दहन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो ये गैस बनती है और इससे दोस्तों जान भी जा सकती है। ठीक है, आपको बताया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। दमा, खांसी व बच्चों में सांस लेने के साथ हरहराहट का क्या कारण है? द कोज ऑफ अस्थमा, कफ एंड वीजिंग विद ब्रीथिंग इन चिल्ड्रन इज? तो इसका क्या कारण है? ठीक है ना, खांसी होती है, सांस लेने में हरहराहट होती है, इन सब का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, धुआं स्मोक है, धूम कोहरा है, या धूल कण है? तो कौन सा कारण है दोस्तों? जो स्मोक फॉग होती है दोस्तों, धूम कोहरा बोल देते हैं, इसके कारण दमा, खांसी और बच्चों में सांस के साथ हरहराहट होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये सभी दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है उसको समझ में आ रहे होंगे। ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, डैश डैमेजेस द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर को कौन नुकसान पहुंचाता है, कौन उसको डैमेज कर रहा है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, आपको इसकी सीएफसी की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो कौन सा दोस्तों ओजोन को क्षति पहुंचाता है? वो दोस्तों सीएफसी ही है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये दोस्तों जैसे रेफ्रिजरेटर हो गए, ठीक है ना, एसी वगैरह हो गए, इनमें यूज किया जाता है। ताजमहल की सुंदरता को प्रभावित करता है या करती है, वो कौन है? डैश अफेक्ट्स द ब्यूटी ऑफ ताजमहल? अम्लीय वर्षा, पौधागर प्रभाव, विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग, या फिर एलपीजी? ठीक है ना, तो दोस्तों आपको पता है ताजमहल की सुंदरता प्रभावित हो रही है किसके कारण? एसिड रेन के कारण हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एसिड रेन है जो किन दो गैसों के कारण होती है आपको पता होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आपको ये भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पौधा घर गैस है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रीन हाउस गैस? कौन सी दोस्तों निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है, आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2? तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, पौधा घर गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता होना चाहिए, CO2। ठीक है ना, और इसी की वजह से दोस्तों क्या होती है? विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी कारक, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा फैक्टर दोस्तों रिस्पॉन्सिबल, आपको बताना है। नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन H2 कह तो, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी दोस्तों पूछा गया था एग्जाम में। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू डैश? क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है? वाइल्ड लाइफ से, ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन से, टेररिज्म आतंकवाद से, पोवर्टी एरेडिकेशन गरीबी उन्मूलन से? दोस्तों लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि टॉपिक कैसा चल रहा है आपको पता है। तो टॉपिक कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आप तुक्का लगा सकते हो। और वैसे आपको ध्यान भी रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? विश्व उष्णन से यानी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। दिल्ली जैसे महानगरों में वाहनों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। द फ्यूल यूज्ड इन व्हीकल्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली? दोस्तों दिल्ली में प्रदूषण बहुत ही ज्यादा होता है, तो वहाँ पे जो वाहन चलाए जाते हैं उनमें ईंधन के रूप में क्या यूज किया जाता है? LPG, CNG, नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, या फिर बायोगैस? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में जो वाहन चलते हैं उनमें पेट्रोल डीजल की जगह CNG का यूज किया जाता है, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है ना, किसके मुकाबले?
पेट्रोल डीजल के मुकाबले। तो सीएनजी दोस्तों एक प्रदूषण रहित गैस भी इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कैसे? पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर, बैनिंग फायर क्रैकर्स, वन महोत्सव के द्वारा, सीएनजी का उपयोग करके, ठीक है ना, या इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों इन सभी का अगर हम इन सभी को अपनाएं तो इन सभी से दोस्तों क्या है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पटाखों पर प्रतिबंध लगाएंगे तो पटाखे जितने कम बजेंगे तो उतना ही कम प्रदूषण होगा। वन महोत्सव दोस्तों, वन महोत्सव क्या होता है आपको पता होगा, जुलाई अगस्त के महीने में क्या लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे लगेंगे तो पेड़ पौधे उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, तो इससे प्रदूषण में कमी होगी। सीएनजी का उपयोग करेंगे दोस्तों पेट्रोल डीजल की जगह, इससे भी प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में कमी होगी। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, डैश इज एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। अल्टरनेटिव ऊर्जा स्रोत, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत यानी ऊर्जा स्रोत का एक अल्टरनेट क्या है हमारे पास, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, जल ऊर्जा वाटर एनर्जी, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, ऊर्जा स्रोत ही हैं जो कि अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज हैं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत इनको बोल देते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। डैश में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है। वाटर इज यूज्ड इन द मोस्ट, वाटर इज यूज्ड द मोस्ट इन, सबसे ज़्यादा जल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, घरों में, उद्योगों में, कृषि में, एग्रीकल्चर, या सीवर में। तो दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा जल की जरूरत होती है कृषि में, एग्रीकल्चर में, ठीक है ना, खेती बाड़ी में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा कार्य परियोजना का शुभारंभ किया गया, गंगा वर्क प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? 1965 में, 1975 में, 1985 में, या फिर 1995? 65, 75, 85 या 95? 1900 आपको बताना है कब किया गया था। दोस्तों 1985 85 में इस परियोजना का, गंगा वर्क प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था, लॉन्च की गई थी ये। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डैश जल प्रदूषक है, डैश इज ए वाटर पोल्यूटेंट। कौन सा दोस्तों वाटर पोल्यूटेंट है? डिटर्जेंट, अपमार्जक, लेदर एंड पेंट, चर्म तथा पेंट, फर्टिलाइजर, उर्वरक, ये उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी क्या है, वाटर पोल्यूटेंट, आपको पता होगा। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। गंगा के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला व प्रदूषण फैलाने वाला नगर कौन सा है? सीएचएस के लिए भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ठीक है ना, खासकर यूपी में ही होता है, ठीक है ना, जो सीएचएस एग्जाम है आपको पता होगा। द मोस्ट, ठीक है ना, पॉपुलस एंड पोल्यूटेड सिटी ऑफ यूपी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा इज। तो गंगा के किनारे पर यूपी की कौन सी ऐसी सिटी है, कौन सा ऐसा दोस्तों नगर है जिसके अंदर जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है और प्रदूषण भी वो सबसे ज़्यादा फैलाता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी रुड़की। तो आपको बताने में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक तो आप इसमें से हटा ही सकते हो, देखो आपको पता चल ही रहा होगा। तो दोस्तों वो कौन सा शहर है? वो है दोस्तों कानपुर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दूषित जल के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? डिसीजेज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर आर, हैजा यानी कोलेरा, मियादी बुखार यानी कि इंटरमिटेंट फीवर, या फिर पीलिया यानी जॉन्डिस, ये सभी। तो सभी बीमारियां हैं दोस्तों दूषित जल द्वारा होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। विश्व की कितनी जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिल रहा है? निरापद यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर, निरापद यानी सेफ। हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज नॉट गेटिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर? सेफ ड्रिंकिंग वाटर कितनी पॉपुलेशन को नहीं मिल रहा है? 40%, 30, 25% या 15%? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा 25%। 25% दोस्तों जनसंख्या अभी भी ऐसी है जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि है। द कॉमन केमिकल मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज। दोस्तों वाटर को प्यूरिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका, जो कॉमन तरीका है, वो कौन सा है? बॉइलिंग करना, फिल्टरिंग करना, क्लोरीनेशन, या सभी? वैसे तो दोस्तों सभी हैं, ठीक है ना, लेकिन एक जो कॉमन केमिकल मेथड है वो कौन सा है? क्लोरीनीकरण इसको बोल देते हैं, क्लोरीनेशन है, ठीक है ना। उबालने से भी वैसे तो दोस्तों प्यूरिफाई हो ही जाता है लगभग। फिल्टर करना थोड़ा, आपको पता है फिल्टर का यूज करना पड़ता है इसमें। क्लोरीनीकरण इसका दोस्तों एक सिंपल मेथड है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। जल की बचत का 3R सूत्र है, जो 3R फॉर्मूला क्या है?
रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल यानी सभी हैं, ठीक है। 3R में तीनों आते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है तीन कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अदरवाइज इसमें और भी यूज मतलब कि ऑप्शन ऐसे आ सकता है, ठीक है ना, कि इन तीन चार और डाल देगा। यानी कि क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के आ सकता है। जैसे एक ही में दे देगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, फिर रिड्यूस, फिर कुछ और दे देगा रिसाइकल, रीयूज की जगह कुछ और दे देगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो तीनों आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वायु गैसों का मिश्रण है, निम्न में से कौन सी गैस जीवों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर द लिविंग बींग्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है लिविंग बींग्स के लिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, आर्गन, बताने की जरूरत नहीं है कौन सी होती है, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। निम्न में से कौन सा वायु का भाग जीवों के लिए हानिकारक है। द कंपोनेंट्स ऑफ एयर विच आर हार्मफुल टू लिविंग बींग्स आर। तो कौन से कंपोनेंट हानिकारक है, ठीक है, जीवों के लिए। NO2 एंड CO2, धूल और वाष्प, डस्ट एंड वाटर वेपर, धूल और धुआं, ठीक है ना, डस्ट एंड स्मोक, धुआं और जल वाष्प, स्मोक एंड वाटर वेपर। तो कौन से जीवों के लिए दोस्तों ज्यादा हानिकारक है। डस्ट एंड स्मोक, धूल और धुआं, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सबसे अधिक प्रदूषण वाला कारक है, करने वाला। मेजर पोल्यूशन इज कोज्ड बाय। सबसे ज्यादा दोस्तों पोल्यूशन फैलाने वाले कौन है। एनिमल्स हैं, मैन है, हाइड्रोजन गैसेज है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आपको पता है कौन फैलाता है, मानव ही फैलाते हैं। मानव की वजह से ही दोस्तों, मानव ने जितने भी जैसे व्हीकल वगैरह बनाए हैं, फैक्ट्रीज वगैरह मानव ही लगा रहा है। तो यही दोस्तों सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का कारक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आज के समय में वायु में CO2 की सांद्रता है। एट प्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमोस्फेयर इज अबाउट। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें, हवा में, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है। 100 ppm, 240 ppm, 420 ppm, 540 ppm। तो आज के टाइम की अगर आप बात करें, लगभग 420, 422-23 या इसी के आसपास है, मतलब 420 ppm जो है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्तों सांद्रता है, कंसंट्रेशन है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण है। द मेन कोज ऑफ पोल्यूशन इन मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज में सबसे मेन कारण क्या है प्रदूषण का। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन का प्रज्वलन, वाटर प्लांट्स, जल के अनुप्रयोग, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स यानी घरेलू उत्पादन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा है जो तो महानगरों में, वो क्या है, जीवाश्म ईंधन का प्रज्वलन, बर्निंग ऑफ फ्यूजिल फ्यूल। क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह होती है दोस्तों, आपको पता है। तो फैक्ट्रीज वगैरह में, ठीक है ना, ईंधन को जलाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। CFC जिम्मेदार है। CFC किसके लिए जिम्मेदार है, अभी मैंने आपको बताया था। ओजोन परत में छिद्र करने के लिए, ओजोन लेयर डिप्लेशन, विश्व उष्णता के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आएगा। उसके बाद है अम्ल वर्षा के लिए यानी एसिड रेन के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों CFC के कारण क्या है, ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है, ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। उसके अंदर क्या हो गया, डिप्लीशन, यानी उसके अंदर दोस्तों छिद्र हो गया है, ठीक है, डिप्लीट होती जा रही है वो। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं, आपको बताना है। जल वाष्प, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। दोस्तों कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो बताना है। वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो आपको सभी याद रखना है ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। अम्ल वर्षा वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होती है। द एसिड रेन कंटेन्स। एसिड रेन है जो वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होती है। वायुमंडल में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वर्षा है जो वो अम्ल वर्षा में बदल जाती है। पहला ऑप्शन है SO2 एंड NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरा है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3। फिर है O3 यानी ओजोन। फिर चौथा है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, वातावरण में SO2 और NO2 प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों की वजह से ही जो रेन है वो एसिड रेन में बदल जाती है, तो एसिड रेन होती है। तो ऑप्शन ए आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा नहीं करती।
कौन सी गैस अम्ल वर्षा नहीं करती है वो आपको बताना है, ठीक है ना। SO2 करती है, NO2 करती है तो आपको पता है। अब दो ऑप्शन बचे हैं CH4 और CO, तो इन्हीं में से दोस्तों कोई एक आंसर आपका सही होगा और वो कौन सा है, CH4 है दोस्तों, क्योंकि CO तो कार्बोनिक एसिड कभी भी बना देती है, तो CH4 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इन दोनों में से देखा जाए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। ताजमहल का संगमरमर प्रभावित होता है। द ताजमहल मार्बल इज अफेक्टेड बाय, किसकी वजह से अफेक्टेड हो रहा है ताजमहल का जो मार्बल है, SO2 की वजह से, O2 की वजह से, O3 की वजह से, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों ताजमहल का संगमरमर जो मार्बल है एसिड रेन की वजह से प्रभावित होता है। और एसिड रेन किसकी वजह से होती है, ठीक है ना, NO2 और SO2 प्रेजेंट होता है वायुमंडल में इसके उससे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा SO2 ऑप्शन ए, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट आपको बताना है कौन है, SO2 है, O3 है, हाइड्रोकार्बन गैसेज है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो प्राथमिक प्रदूषक की बात की गई दोस्तों, प्राइमरी पोल्यूटेंट, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट दोस्तों SO2 को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, SO2, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हरित गृह प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो, वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है, ठीक है ना, ओजोन लेयर के प्रेजेंस के कारण, ठीक है ना, या इंफ्रारेड लाइट रीचिंग द अर्थ, अवरक्त विकिरण जो होती है उसके कारण होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, सॉरी इंफ्रारेड लाइट रेज इसको बोल देते हैं, अल्ट्रावायलेट दूसरी होती है यूवी। मॉइस्चर लेयर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर लेयर इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में जल वाष्प के कारण, या फिर CO2 लेयर इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में CO2 की उपस्थिति के कारण। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो, वो आपको बताना है किसकी वजह से होता है दोस्तों, डायरेक्ट आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, उतना ही दोस्तों क्या गर्मी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो वातावरण में CO2 की उपस्थिति के कारण दोस्तों क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें पूर्ण वैश्विक तापन का 14% प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ये गैसें हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज हैं, वो 14% टोटल ग्लोबल वार्मिंग का कोज करती हैं। तो वो कौन कौन सी गैसें हैं वो आपको बतानी है, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है, NO2 CO2 है, CFC NO2, CH4 और CO2 CH4, या फिर CFC है। तो कौन सी है दोस्तों वो आपको बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा। तो दोस्तों CH4 और CO2 तो देखो आपको पता है हो गई, ठीक है ना, CO2 इसमें आया इसमें आया है, CO2 के साथ दूसरी है दोस्तों मिथेन गैस CH4, ये दोनों दोस्तों जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस हैं, ठीक है ना, टोटल ग्लोबल वार्मिंग का 14% कोज करती हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, दोबारा आ गया है, कौन से सन में भारत सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान लागू किया गया था, द गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, कौन से में किया गया था, 86, 85, 84, 87, तो अभी दोस्तों क्वेश्चन आया था ये 1985, ऑप्शन बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 है, निम्न में से कौन सी गैसें हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य है, ठीक है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ गैसेज आर मेजर कोज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो सबसे मुख्य मतलब गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो देखो दोस्तों, एक तो आपको पता है CO2, तो CO2 इस ऑप्शन में आया है, इसमें और इसमें आया है, तो एक ऑप्शन तो आप काट सकते हो, ठीक है ना। अब इन तीन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा है, तो CO2 और NO2 N2O नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है ना, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, ये क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, डाई तो नाइट्रोजन पे लगा है, तो CO2 और N2O है, NO2 नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हरित गृह प्रभाव का संबंध विश्व की जलवायु से है, ग्रीन हाउस इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल क्लाइमेट रेफर्स टू, तो हरित गृह प्रभाव का संबंध विश्व की जलवायु से है, कैसी जलवायु से है, कूलिंग एंड मोस्ट कंडीशन, ठंडी एवं नमीदार जलवायु, वार्मिंग इफेक्ट गर्मी उत्पन्न होना, इंक्रीज रेनफॉल एंड ग्रीनरी, अधिक वर्षा एवं पादपों का विकास, डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, हरित गृह प्रभाव का संबंध विश्व की कैसी जलवायु से है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो हरित गृह प्रभाव से क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होती है, तो वार्मिंग इफेक्ट, ऑप्शन भी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। दोस्तों हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और 40 क्वेश्चन और रहते हैं, आप जल्दी जल्दी से स्पीड से करेंगे जो बाकी रहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ। जल में जैव प्रदूषण होता है,
बायोलॉजिकल पोल्यूशन इन वाटर इज कॉज्ड बाय। बायोलॉजिकल पोल्यूशन किसके कारण होता है पानी में? कोयला खानों से, कोल माइंस से, घरेलू मल डोमेस्टिक सीवेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा से, तेल के बिखरने से, पेंट एवं रंगों के रसायन से, यानी कि केमिकल्स लाइक पेंट से। तो जैव प्रदूषण की बात की है दोस्तों, जैव प्रदूषण, जो जैव प्रदूषण होता है वो किसके कारण होता है? घरेलू मल से, डोमेस्टिक सीवेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा से होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। जैव का मतलब आप समझ रहे होंगे बायोलॉजिकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा है मतलब केमिकल चीजों को यहाँ पे अवॉइड करना है। एक तालाब में साफ जल है, निम्न में से कौन सी मानव गतिविधि कम से कम प्रदूषण करेगी? तो देखो दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा समझने का क्वेश्चन है। ए पोंड कंटेन्स क्लीन वाटर, एक तालाब में साफ पानी है, कौन सी दोस्तों एक्टिविटी है उससे सबसे कम प्रदूषण होगा पानी में इन चारों में से? कपड़े धोने से, नहाने से, उसमें कोई मोटर वाहन है, मोटर व्हीकल, उसको धोने से, या तालाब में तैरने से? किससे सबसे कम प्रदूषण होगा? कपड़े धोएंगे प्रदूषण होगा, कोई वाहन धोएंगे प्रदूषण होगा, नहाने से भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अगर आप तालाब में तैरोगे तो इससे दोस्तों कोई खास प्रदूषण बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। अगर थोड़ा बहुत हो भी गया तो वैसे इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मीना माता बीमारी किस कारण होती है? मीना माता डिसीज इज कोस्ड बाय, कैसे होती है मीना माता बीमारी? कैडमियम युक्त मछली खाने से, बाय ईटिंग फिश कंटेनिंग कैडमियम, मरकरी युक्त मछली खाने से, बाय ईटिंग फिश कंटेनिंग, यहाँ पे कैडमियम आ गया, मरकरी आएगा, अत्यधिक कीटनाशी वाले समुद्री जीवों को खाने से, बाय ईटिंग मेरीन ऑर्गेनिजम्स दैट आर हेवीली ट्रीटेड विद पेस्टिसाइड्स, यह सिलेनियम युक्त सी फूड खाने से, बाय ईटिंग सी फूड कंटेनिंग सिलेनियम। तो मीना माता जो बीमारी है वो किस कारण होती है? कैडमियम युक्त मछली खाने से, मरकरी युक्त मछली खाने से, या सिलेनियम युक्त जो सी फूड है वो खाने से, या ऐसे मेरीन ऑर्गेनिजम्स को खाने से जो हैवीली ट्रीटेड है पेस्टिसाइड्स के साथ, ठीक है ना, अत्यधिक कीटनाशी वाले जो समुद्री जीवन को खाने से। तो दोस्तों ये होती है मछली खाने से कौन सी? मरकरी युक्त, मरकरी युक्त मछली खाने से दोस्तों, पारा युक्त मछली खाने से होती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा तत्व मानव में सबसे अधिक जल प्रदूषण द्वारा पहुंचता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिचेज द ह्यूमन द मोस्ट थ्रू वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन के द्वारा सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है मानव के अंदर पहुंचता है? आर्सेनिक, मरकरी, मैग्नीशियम या फिर कोबाल्ट? ठीक है, आपको बताना है कौन सा पहुंचता है। भी हमने पढ़ा है मरकरी पहुंचता है सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। पीने योग्य जल वह जल है, पोर्टेबल वाटर वह वाटर है जो नदी से प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिवर, झील से प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेक, जो साफ हो, क्लीन हो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पीने योग्य जल कौन सा होगा? नदी से प्राप्त होने वाला, झील से प्राप्त होने वाला, या जो साफ हो, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों प्राप्त कहीं से भी हो, बस साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसी को हम पी सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा उपाय जल के संरक्षण के लिए उपयोगी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज नॉट यूजफुल फॉर द कंजर्विंग वाटर? वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन सा उपाय उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है? डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, रिड्यूस कम उपयोग करना, फिर से उपयोग करना, रीयूज करना, यानी वाटर सर्कुलेशन जल का चक्रण करना। तो कौन सा उपयोगी नहीं होगा वो आपको बताना है, नहीं होगा। वाटर सर्कुलेशन जल चक्रण करना उपयोगी हो सकता है कंजर्व करने के लिए, रीयूज करना उपयोगी हो सकता है, रिड्यूस करना भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन जो ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है ये थोड़ा अलग ही कुछ लिखा है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 47 की। 47 है अजैविक जल प्रदूषण नहीं होता है। अजैविक बोल दिया, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कोज इनऑर्गेनिक वाटर पोल्यूशन, या ये मतलब कि बायोलॉजिकल का उल्टा कर दो, ठीक है ना। कोयला खानों से, घरेलू अपमार्जकों से, हाउस होल्ड डिटर्जेंट से, तेल के जल में जाने से, ऑयल एंटरिंग वाटर, रसायनों जैसे पेंट आदि से। तो किससे अजैविक जल प्रदूषण नहीं होता है वो आपको बताना है, ठीक है ना। कोयला खानों से दोस्तों होता है, ठीक है, रसायनों से होता है, तेल चला जाता है जल में उससे भी होता है, लेकिन जो घरेलू अपमार्जक है, ठीक है ना, घरेलू अपमार्जक है, इनसे अजैविक जल प्रदूषण नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सूखे का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ ड्रोट? सूखे का कारण क्या नहीं है? वर्षा का ना होना, ठीक है। दूसरा है खाने एवं चारे की कमी होना, लैक ऑफ फूड एंड फॉडर। तीसरा है मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स, पर्वतों पर बर्फ का पिघलना। चौथा है फॉलिंग अर्थ टेरेस्ट्रियल वाटर लेवल, ठीक है ना।
पृथ्वी का जो जल स्तर है उसका गिरना। तो कौन सा इनमें से सूखे का कारण नहीं है? दोस्तों देखो ध्यान से समझना, अगर बरसात कम होगी तो सूखा पड़ने के चांस हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर पानी का लेवल नीचे चला गया तो भी सूखा पड़ सकता है दोस्तों। अगर खाने की कमी हो गई, खाना चारा नहीं रहा, तो इससे भी सूखा, ये सूखे के कारण हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों बर्फ पिघल रही है, तो बर्फ पिघलने से तो पानी आएगा, तो ये सूखे का कारण नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। निम्न में से कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? कौन सा दोस्तों फ्लड से रिलेटेड नहीं है, नोट है, वो आपको बताना है। जीवन एवं संसाधनों की हानि, लॉस ऑफ लाइफ एंड रिसोर्सेज, तो क्या बाढ़ से ऐसा कुछ हो सकता है? दूसरा, मृदा का अपरदन, सोइल इरोजन। तीसरा है जलीय जीवन का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। चौथा है स्थलीय जल स्तर का गिरना, फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल। दोस्तों थोड़ा समझने का क्वेश्चन है, बाढ़ से संबंधित नहीं है। अगर बाढ़ आई तो जीवन एवं संसाधनों की हानि हो सकती है, बिल्कुल। मृदा अपरदन हो सकता है, जलीय जीवन का नाश हो सकता है, लेकिन ग्राउंड वाटर लेवल का गिरना ये बाढ़ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। अब दोस्तों आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं लास्ट तक, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। और जो क्वेश्चन जितनी ज़्यादा बार आपको दिखाई देगा, समझ लेना वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। जल का वाष्प में परिवर्तन है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। जब पानी है वाष्प में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो इसको ये कैसा चेंज है, मतलब आपको बताना है। केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज है यानी कि भौतिक परिवर्तन है सॉरी। एक नेचुरल चेंज है, प्राकृतिक परिवर्तन है। या बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये जैव रसायन प्रक्रम है। तो पानी का भाप बन जाना, ये कैसा प्रक्रम है दोस्तों? एक फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टेट चेंज होगी, लिक्विड से आप क्या मान सकते हो, गैस मान सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 51 क्वेश्चन है दोस्तों, जल गैस मिश्रण है, वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ। वाटर गैस किसको बोलेंगे? वायु तथा जल के मिश्रण को, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन के मिश्रण को, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को। तो जल गैस मिश्रण क्या है वो आपको बताना है। दोस्तों जल गैस मिश्रण किसके मिश्रण को बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? आंख बंद करके बता सकते हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आंख बंद करके बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ भी दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो गैसेज हैं वो चारों आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अम्ल वर्षा से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डैश इज रिलेटेड टू एसिड रेन। एसिड रेन जहाँ पे आ जाए, SO2 NO2 आपको दोनों शब्द याद रखने हैं। इन्हीं के कारण मतलब कि एसिड रेन होती है। SO2 NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, रुधिर में CO2 मुख्य रूप से किस रूप में आती है? दोस्तों खून में, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो किस रूप में आती है? कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में आती है? बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, कार्बोनिक एसिड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, कि खून की जो, ठीक है ना, मतलब कि जो क्षमता होती है, ऑक्सीजन कैरिंग पावर है, जो कैपेसिटी है सॉरी, ठीक है ना, वो कम हो जाती है, किसके कारण होती है वो दोस्तों? तो अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। तो जो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो CO2 है वो किस रूप में आती है, वो बाइकार्बोनेट के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? बाइकार्बोनेट के रूप में आती है। अगर डायरेक्ट गैस की बात करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी, ठीक है ना, आपको जो कि जो खून की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को कम कर देती है, CO, ठीक है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 है, निम्न में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कम्स आउट ऑफ फ्रॉम सिगरेट लाइटर? सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, रेडोन या फिर मीथेन? सिगरेट लाइटर से दोस्तों कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन निकलती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किसे मार्श गैस कहते हैं? मार्श गैस किसे कहते हैं? ब्यूटेन, प्रोपेन, इथाइलिन या मीथेन को? तो मार्श गैस किसे कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं मीथेन को। म से मीथेन, म से मार्श गैस। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं 57, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सी है दोस्तों? किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन
ये N2O हो गया, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड ही बोलेंगे, लेकिन इसमें डाई नाइट्रोजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, डाइऑक्साइड होगा, ठीक है ना। तो कौन सी दोस्तों लाफिंग गैस है? दोस्तों लाफिंग गैस जो होती है वो होती है N2O, आपको याद रखना है, N2O लाफिंग गैस होती है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है? मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन, इथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो कौन सा दोस्तों एलपीजी का मेन कंपोनेंट है? इन चारों में से आपको बताना है, वो है दोस्तों ब्यूटेन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों क्वेश्चन और इजी भी है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? अभी एलपीजी का पूछा था, यहाँ पे आ गया प्राकृतिक गैस का। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। तो अगर प्राकृतिक गैस की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, तो नेचुरल गैस का दोस्तों मेन कंपोनेंट मीथेन है, एलपीजी का ब्यूटेन है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, निम्न में से कौन सी गैस की ज्वाला नीले रंग की होती है? द फ्लेम ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज ब्लू इन कलर। कौन सी गैस की ज्वाला दोस्तों नीले कलर की होती है, वो आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसकी ज्वाला नीले रंग की होती है? कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, गैसों के मिलाने पर क्या होता है सामान्यतः? व्हेन गैसेज मिक्स व्हाट यूजुअली हैपेंस। तो क्या होता है गैसों के मिलाने पर? फ्री एनर्जी चेंज, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है। चेंज इन एंथैल्पी, पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन होता है। चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नैज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जब गैसें मिलती हैं तो उससे फ्री एनर्जी चेंज यानी कि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, धुआं है, स्मोक क्या है? ठोस का द्रव में विलयन है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, या द्रव का द्रव में विलीन है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। ठोस का गैस में विलीन है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस। गैस का द्रव में विलीन है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड लिक्विड। तो धुआं क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, ठीक है ना। जो कण होते हैं वो गैस में मिल जाते हैं, ठीक है ना। कण किस रूप में होते हैं दोस्तों? सॉलिड रूप में, सॉलिड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन होता है। ठोस का गैस में विलीन होता है धुआं, स्मोक, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। दोस्तों जो पानी है, वाटर लिक्विड स्टेट से वेपर में बदल जाता है, गैसीय स्टेट में बदल जाता है। इसको, ये जो चेंज है ये कैसा चेंज है अभी बताया था, नेचुरल है, फिजिकल है, रासायनिक है यानी केमिकल या जैविक है। तो अभी आपको बताया था ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज होता है दोस्तों, ठीक है ना। गैस जो वाटर है, पानी लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट वाटर वेपर में बदल जाता है, तो ये फिजिकल चेंज कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी है? बहुत ही उत्तरदायी है, सॉरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ एसिड रेन इन द एटमोस्फेयर। आपने बता भी दिया होगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसका आंसर, ठीक है ना। SO2 और NO2, जिसमें से फिलहाल यहाँ पे SO2 लिखा है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों CFC किसके लिए है? ओजोन लेयर में जो मतलब ओजोन लेयर जो क्षति हो रही है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रहा है, उसमें छेद हो रहा है, CFC के कारण हो रहा है। CH4 दोस्तों क्या है? ये मीथेन होती है, ठीक है ना, एक ग्रीन हाउस गैस भी है। O3 ओजोन को ही बोलते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद बात करते हैं 65 की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? दोस्तों नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रोसेस है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो इंक्रीज नहीं होती। श्वसन, सांस लेते हैं तो उससे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज होती है या नहीं होती है? कौन से नहीं होती है वो आपको बताना है। फोटोसिंथेसिस से, बर्निंग ऑफ पेट्रोल से, एरोबिक डिके ऑफ वेजिटेशन से। एरोबिक डिके ऑफ वेजिटेशन से दोस्तों सांस लेते हैं हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है ना। कोई चीज़ जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। एरोबिक डिके होता है वेजिटेशन का, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनती है, बढ़ती है। प्रकाश संश्लेषण से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसका यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोस्फेयर। ह्यूमिडिटी को मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेविमीटर, मैनोमीटर। दोस्तों ह्यूमिडिटी की बात की गई है,
ह्यूमिडिटी को मापने वाला जो यंत्र है वो है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन भी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की। वायु है, एयर क्या है? मिक्सचर है, कंपाउंड है, यौगिक या एलिमेंट है, ये सभी है। दोस्तों वायु क्या होती है? एयर। आपको पता होगा एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो बहुत सारी गैसेज का ये मिक्सचर होती है। ऑप्शन ए मिश्रण या मिक्सचर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती? वायु प्रदूषण नहीं करती वो कौन सी गैस है? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएनजी, इनमें से कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण कौन सी गैस नहीं करती है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है ना। वाहनों में किस गैस का इस्तेमाल किया जाए जिससे प्रदूषण कम से कम हो या ना ही हो? प्रदूषण रहित गैस भी उसको बोलते हैं। कौन सी गैस है दोस्तों? सीएनजी है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि 69 की। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस है कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या वाटर वेपर, जल वाष्प। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों? वाटर वेपर है। CO2 भी है, CH4 भी है, ठीक है ना, ये वाली नहीं है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले बहुत बार आ चुका है, आगे आप देखोगे। जुलाई अगस्त में वृक्षारोपण का अवसर क्या कहलाता है? द ओकेजन ऑफ ट्री प्लांटेशन इन जुलाई अगस्त इज कॉल्ड। जुलाई अगस्त में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो वो जो अवसर है, ओकेजन, उसको क्या बोला जाता है? वन संरक्षण दिवस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे, वन महोत्सव या वन्य जीव सप्ताह, वाइल्ड लाइफ महोत्सव या वृक्षारोपण माह, प्लांटेशन मंथ। तो उसको दोस्तों वन महोत्सव बोला जाता है। वन महोत्सव क्या होता है आपको सिर्फ याद कर लेना है। जुलाई अगस्त में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो उस अवसर को, उस ओकेजन, उस त्योहार जो भी कहो, उसको वन महोत्सव कहते हैं। ऑप्शन भी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अम्ल वर्षा में डैश अधिक मात्रा में होती है? अम्ल वर्षा में क्या सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होती है? तो दो चीजों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, SO2, NO2। NO2 ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ SO2 है, तो ऑप्शन ए 71 का आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 72। देखो आगे क्वेश्चन। प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त में पौधे लगाने वाला माह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वन महोत्सव, पौधों का माह, प्लांटेशन मंथ, वन संरक्षण माह, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मंथ, वाइल्ड लाइफ मंथ या वन्य जीव माह। तो वन महोत्सव उसको कहते हैं, तो याद रखना ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर से अमल वर्षा वाला क्वेश्चन आ गया एसिड ट्रेन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसिड ट्रेन आपको ध्यान में रखना है। डैश अमल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? थोड़ा है इसका ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, तो आपको सभी पढ़ लेने हैं कैसे कैसे पूछे गए हैं, लेकिन कंसेप्ट वही रहता है। तो डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों अब की बार जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं वो लिख के दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 बोलते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। NO2 भी होता है, ऑप्शन में नहीं दिया है, एक पूछा है, तो या तो अगर NO2 होगा तो इसके साथ ही होगा, अलग दे दिया तो दो ऑप्शन हो जाएंगे, वो सही नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। निम्न में से कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है? तो देखो वही घुमा के क्वेश्चन दे दिया। प्रदूषण रहित वाहनों में कौन सा ईंधन यूज किया जाता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको CNG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो प्रदूषण रहित वाहनों में कौन सा ईंधन यूज किया जाता है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था, CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस हिंदी में बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर में, ठीक है ना, रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग एयर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एंड रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, वो आपको बताना है। डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, ऑप्शन देखो, धुआं, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अभी मैंने दोस्तों थोड़ी देर पहले 2-3 बार आ चुका है, कौन सा है दोस्तों? वो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। निम्न में से कौन सी गैसें अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? फिर अम्ल वर्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SO2 और NO2 गैस है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं 77। गैसें जिनके कारण हरित गृह प्रभाव नहीं होता। तो जिनके कारण हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, वो बतानी है। CO2, H2O, CH4, N2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, H2O गैस लिखा है तो वाटर वेपर हो जाएगा, CH4 मीथेन है और नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। इनमें से किसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव
नहीं होता है वो आपको बताना है, ठीक है ना? नहीं है ना? हाँ, तो नहीं होता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे दोस्तों डी होना चाहिए वैसे इसका। ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2, H2O, CH4 दोनों आ जाएगी। नाइट्रोजन अकेली नहीं आती, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता फिर आ जाती, ठीक है ना? तो ऑप्शन डी यहाँ पे होना चाहिए वैसे इसका। उसके बाद बात करते हैं, एक बार और चेक कर लेना। उसके बाद और बात करते हैं 78 की। कौन से वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं? कौन से वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं? विच आर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के एयर पोल्यूशन के दोस्तों जो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? उद्योगों से धुआं व गैस, उद्योगों से धुआं व गैस, स्मोक एंड गैसेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, वाहनों से जहरीली गैस व धुआं, पॉइजनस गैस, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, पौधों के कचरे का जलाना, बर्निंग ऑफ प्लांट वेट्स, जंगल दावानल व ज्वालामुखी विस्फोट से धुआं और धूल, स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनिक इरप्शन। दोस्तों इसने पूछा वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत। उद्योगों से धुआं निकलता है, ये प्राकृतिक नहीं है। वाहनों से जहरीली गैस निकलती है, ये भी प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। पौधों के कचरे को जलाते हैं, ये भी नेचुरल नहीं है। लेकिन जब जंगल में आग लग जाती है अपने आप ही, ये ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, नेचुरली होता है। तो ठीक है, इसकी वजह से जब धुआं उठता है, धूल उड़ती है, वायु प्रदूषण होता है, वो नेचुरल होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। निम्नलिखित में से उस गैस को चुनिए जो पर्यावरण में वृद्धि करती सांद्रता के कारण वैश्विक उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों वो कौन सी गैस है जिसकी अगर अमाउंट में, कंसेंट्रेशन में वृद्धि होगी, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर में जो उसकी क्षमता है, रुधिर भाग क्षमता, उसको कम कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जिसकी अगर मात्रा बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई वायुमंडल में, तो ग्लोबल वार्मिंग भी दोस्तों उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? ऑप्शन सी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसा यानी सिफारिश के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी पीने, भोजन बनाने, सफाई करने और उचित स्वास्थ्य का स्थिति बनाए रखने के लिए जल की कम से कम कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन पर पर्सन पर डे इज मिनिमम ऑफ कितनी होती है? 100 लीटर, 50 लीटर, 25 लीटर, 20 लीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद बताना है इसका राइट आंसर क्या है। और 80 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अपने नेम के साथ और डिस्ट्रिक्ट के साथ बताया करो ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन बच्चा अच्छे से स्टडी कर रहा है, ठीक है? तो दोस्तों ये आपकी अंतिम क्लास थी साइंस की, ठीक है? तो इसके अलावा दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, मिक्स क्वेश्चन डाले हुए हैं सभी चैप्टर से, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हुए हैं साइंस की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप ध्यान से देखना। उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे मिक्स, उनको जरूर देखना भी। ये सभी क्लासेस देखने के बाद ना, उससे दोस्तों आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और साइंस में दोस्तों 35 में से 35 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हैं तो उनको सभी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो ऑफिशियल चैनल्स हैं वैसे तो आपने ज्वाइन कर रखे होंगे, फिर भी अगर किसी ने नहीं कर रखे हैं तो उनको यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हो। इस पे दोस्तों आपको कंटेंट वगैरह मिलता है और इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मिल जाती है, आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।